So question is compare the acidity of metamethoxyphenol, meta-aminophenol and phenol. जब भी आपको कंपेयर करना है सबसे पहले स्ट्रक्चर्स बनाओ भवे. यू हैव टू कंपेयर द एसिडिटी, मतलब जो सबसे ज़्यादा एसिडिक है उसको सबसे आगे लगाओ और जो सबसे कम एसिडिक है उसको सबसे पीछे. तो जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर्स बनाने हैं. तो मेटामिथॉक्सीफिनॉल मतलब फिनॉल के मेटा पोजीशन पे मिथॉक्सी. आई होप आपको पता होगा कि मिथॉक्सी इज OCH3. मेटा अमाइनोफिनॉल मतलब फिनॉल के मेटा पे NH2 एंड फिनॉल इज जस्ट फिनॉल. अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर तो विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो विड्रॉ करके बेंजीन से विड्रॉ करेगा, बेंजीन ऑक्सीजन से खींचेगा, अल्टीमेटली ऑक्सीजन हाइड्रोजन से विड्रॉ करेगा और जितना ज़्यादा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड खींचेगा वो उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, एसिडिक. अब OCH3 की नेचर क्या है, डोनेटिंग. और NH2 की भी नेचर क्या है, तो यानी कि ये दोनों ही डोनेट कर रहे हैं, मतलब ये एसिडिटी कम करेंगे क्योंकि जो डोनेट करेंगे वो बेंजीन को देंगे, बेंजीन अल्टीमेटली ऑक्सीजन को देगा. तो O और H का बॉन्ड क्या हो जाएगा, लेस पोलर, क्योंकि O को ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो इसमें सबसे आगे तो फिनॉल आना था, फिनॉल सबसे आगे रहेगा आउट ऑफ मिथॉक्सी एंड NH2. कौन ज़्यादा एसिडिक बिहेव करेगा, कौन ज़्यादा विड्रॉ करेगा. अब सबसे पहले तो मेटा पोजीशन पे R इफेक्ट काम नहीं करता, मतलब जो ये आपको लग रहा है कि ये अपने लोन पेयर डोनेट करेंगे, ये तो नहीं होगा क्योंकि लोन पेयर ये तब डोनेट करते हैं अगर रेजोनेंस दिखाते हैं. मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था कि रेजोनेंस इफेक्ट सिर्फ कौन सी पोजीशन पे शो होता है, ऑर्थो एंड. तो यहाँ पे अगर यहाँ पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा, प्लस आई इफेक्ट, एंड ऑल अल्काइल एंड एल्कोक्सी शो प्लस आई इफेक्ट. NH2 तो सिर्फ कौन सा इफेक्ट दिखाता है, रेजोनेंस, वो यहाँ पे वो दिखा नहीं पा रहा. तो इन दोनों में से ज्यादा कौन डोनेट करेगा, अगर ये ज्यादा डोनेट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, लेस एसिडिक. तो इसको सबसे पीछे लगा दो. और NH2 अगर तो रेजोनेंस इफेक्ट दिखाता, किसी ने एक्टिवा कैसे, किसी ने कोई बाहर से हॉर्न आ रहा है, somebody go and check ना. अब अगर तो NH2 डोनेट करता तब तो ये क्या होता, एसिडिटी कम करता, बट ये डोनेट तो कर नहीं पा रहा. क्यों डोनेट नहीं कम कर पा रहा, क्योंकि मेटा पोजीशन पे है. तो मेटा पोजीशन पे इंडक्टिव इफेक्ट होता है. अब नाइट्रोजन इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से विड्रॉ करता है या डोनेट करता है, नाइट्रोजन इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो नाइट्रोजन विड्रॉ करने लग जाएगा तो मेरे ख्याल से इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी. तो अकॉर्डिंग टू मी ऑर्डर ये होना चाहिए, ये OCH3 है. हैव यू अंडरस्टूड और नॉट. ये समझ आया सबको, नहीं? समझ तो रहे नहीं हो, दिमाग तो लगा नहीं रहे ना इस टाइम, सुबह सुबह उठ के आए हो. देखो NH2 की नेचर है डोनेटिंग, ठीक है, और OCH3 की भी नेचर क्या है, डोनेटिंग, है ना. क्यों डोनेट करते हैं, क्योंकि उनके पास लोन पेयर है, मैंने बना भी रखे हैं. लेकिन मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ कि ये दोनों ग्रुप ही तब डोनेट करते हैं जब ये ऑर्थो पे लगे हो या कहाँ लगे हो. बट अब उन्होंने क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या डाला है, उन्होंने मेटा पे लगा दिया. अब आप लोगों के लिए ऑर्थो मेटा पैरा नहीं मैटर करता, आपको लगेगा कि NH2 ज़्यादा डोनेट करता है तो ये एसिडिटी सबसे ज़्यादा कम करेगा, इसको सबसे पीछे लगा दो, है ना. लेकिन मैं ये बोल रही हूँ
कि यहाँ पे तो वो डोनेट कर ही नहीं पा रहे क्योंकि वो मेटा पोजीशन पे लगे हैं। मेटा पोजीशन पे वो रेजोनेंस इफेक्ट नहीं दिखा पाते, क्योंकि कल मैंने बताया था कि जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते भी हो तो नेगेटिव चार्ज कौन सी पोजीशन पे आता है, ऑर्थो या, बट नेवर एट। तो ये ग्रुप कौन सी पोजीशन पे लगे हुए हैं, मेटा पे, तो वो रेजोनेंस इफेक्ट तो दिखा नहीं पाएंगे। तो ये अगर विड्रॉ करेंगे, सॉरी अगर डोनेट करेंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से करेंगे। इंडक्टिव का क्या फर्क होता है, इंडक्टिव में वो अपना लोन पेयर नहीं डोनेट करता, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ये शेयर कर रहा होता है वो हल्का सा डिस्प्लेस कर देता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन -r एंड -i। -r तब दिखाता अगर वो अपना पूरा लोन पेयर ही डोनेट कर देता, जो इसके ऊपर मैं ये लोन पेयर बना रही हूँ, अगर ये अपना पूरा लोन पेयर डोनेट कर देता, दैट इज -r, जिसकी वजह से बेंजीन के पाई बॉन्ड भी शिफ्ट करने लग जाते। बट द थिंग इज कि अगर आपने उसको मेटा पोजीशन पे लगा दिया, वो अपने लोन पेयर नहीं डोनेट कर सकता, बिकॉज अ ग्रुप अटैच्ड एट मेटा पोजीशन कैन नॉट शो -r। ठीक है, तो हमें नॉर्मल ऑर्डर तो देखना ही नहीं है। अब क्वेश्चन उठता है कि फिर ये डोनेट करेंगे या नहीं करेंगे, तो मैंने बोला हाँ करेंगे, बट इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। इंडक्टिव इफेक्ट होता है कि जो उन्होंने ये शेयर करा होता है बॉन्ड, इसी को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं, मतलब थोड़ा सा अपनी पोजीशन से हिला के बेंजीन की तरफ चला जाएगा। तो -i इफेक्ट उतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं है जितना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट कौन सा है, -r। तो मैं ये बोल रही थी ये -i इफेक्ट की वजह से डोनेट करने लगेगा। NH2 भी अपने लोन पर नहीं डोनेट करेगा, ये भी -i इफेक्ट ही दिखाएगा, +i नहीं। बट कहते हैं देखा गया है कि OCH3 का -i इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है देन -i इफेक्ट ऑफ, तो यानी कि ये ज्यादा डोनेट करेगा तो ये एसिडिटी ज्यादा कम करेगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया, फिनोल, उसके बाद NH2, और लीस्ट कौन हो गया, OCH3। ये बना लो, तो ये मैं लिख भी देती हूँ। एट मेटा पोजीशन NH2 and OCH3 does not show -r but show -i, as -i effect of methoxy is stronger than -i effect of NH2, so OCH3 becomes least acidic, followed by NH2 and phenol। करण लिख लो। नहीं बस देखना है। Done everyone? अभी शुरू करो करण, हरी अप। किरत आगे आ जाओ, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि ठीक है।
दिख नहीं रहा ना, आगे आ जाओ। सबसे आगे आना। मुंह धो के नहीं आते, आँख ही नहीं खुल रही, रात को लेट स्टडी करते हो। लिख लिया सबने? नाउ द लास्ट मीन्स, आप देखो हम एसिडिटी कब से स्टार्ट कर रखे हैं मैंने, और आपको पहले ही बताया था कि एसिडिटी लंबी केमिकल प्रॉपर्टी है, उसके बाद हमारे पास शॉर्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है। वाई फिनोल्स आर एसिडिक मोर देन एल्कोहल, फिर हमने फिनोल के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगाए, एक बार विड्रॉइंग एक बार डोनेटिंग, है ना, और फिर कंपैरिजन करें। लास्ट कंपैरिजन है ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हेलोफिनोल। हेलो क्या होते हैं? हेलोजन्स, यानी कि अगर हम मैं हेलोजन लगा दूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, या तो वो एसिडिटी बढ़ाएंगे या घटाएंगे। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग केस, प्लीज हैव अ लुक। उसके बाद हमारी ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। जिनका लिखने वाला रहता है आई सेंड यू द पीडीएफ बिकॉज आई कांट वेट मोर। कंपैरिजन, लास्ट कंपैरिजन है। और गाइस मैं एक दावा कर सकती हूँ, आई डोंट नो अबाउट स्कूल, लेकिन मैंने जितने भी कंपैरिजन करवाए हैं, अगर आप इनको नोट से पढ़ लोगे, हमने सारे बुक के कंपैरिजन कवर करे हैं। तो मैं स्कूल में शायद सारे कंपैरिजन नहीं करवाए, स्कूल में सिर्फ एक बार विड्रॉइंग लगा दिया और एक बार सब्स्टिट्यूएंट। हमने विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट को अलग अलग ऑर्थो मेटा पैरा पे लगा के पीएमओ ऑर्डर, एमपीओ ऑर्डर वो भी करा, है ना। तो हमने सारे एनालिसिस करे। अब ये जो लास्ट एनालिसिस है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हेलोजन का केस इतना इंटरेस्टिंग क्यों है? कहते मान लो आप फिनोल के ऑर्थो मेटा पैरा पे हेलोजन लगा देते हो। अब हेलोजन भी कई हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। मैं एक क्लोरीन की बात करती हूँ, ठीक है। अब आपने जब फिनोल पे क्लोरीन लगाया, आपके पास तीन ऑप्शन है, या तो आप क्लोरीन ऑर्थो पे लगा दोगे, या आप क्या लगा दोगे मेटा पे, या आप कहाँ लगा दोगे? मैं लगा के दिखाती हूँ। हमने हेलोफिनोल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ को, तो मैंने एक हेलोजन का ले लिया क्लोरीन, आई कुड हैव टेकन फ्लोरीन एनीथिंग, बट मैं एक सिंपल क्लोरीन लेती हूँ। अब क्लोरीन का केस इंटरेस्टिंग क्यों है? क्लोरीन दो इफेक्ट शो करता है। अगर आप रेजोनेंस देखो, सारे बोर्ड पे देखो, इसके पास लोन पेयर है, ये अपने लोन पेयर डोनेट कर सकता है। इट कैन, मतलब मेटा पोजीशन पे नहीं करेगा, उस पर बात पे आएंगे। मतलब ये प्लस आर इफेक्ट शो करता है। प्लस आर, प्लस आर का मतलब होता है जब कोई ग्रुप अपने लोन पेयर दे दे, बेंजीन से खींचे नहीं बल्कि अपने लोन पेयर दे दे, और हेलोजेंस के पास लोन पेयर होते हैं। अब प्लस आर की वजह से ये डोनेटिंग ग्रुप है क्योंकि दे रहा है। और कल मैंने आपको बताया था कि जितने भी डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो देकर बेंजीन को दे देंगे, बेंजीन ऑक्सीजन को दे देगा, तो ऑक्सीजन एच से नहीं खींचेगा, तो एसिडिटी कम हो जाती है। क्या हो जाती है? बट एट द सेम टाइम इट इज विड्रॉइंग ऑल्सो। क्लोरीन जो है अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन, जिसको माइनस आई बोलते हैं, सिग्मा लोन पेयर देना इज प्लस आर, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो ये बेंजीन के साथ ये बॉन्ड बना रहा है, अगर ये भी देता होता प्लस आई तो ये डोनेटिंग, ये क्या होता? डोनेटिंग। लेकिन अब क्लोरीन विड्रॉ भी करने लग गया। विड्रॉ कौन से कर रहा है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये दो कॉन्ट्राडिक्शन हो रही हैं। क्लोरीन प्लस आर इफेक्ट शो करता है, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, बट एट द सेम टाइम ये माइनस आई इफेक्ट, मतलब बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये विड्रॉइंग है। अब हम किसको देखें? क्योंकि अगर हम इसको डोनेटिंग ग्रुप मानते हैं तो इट शुड डिक्रीज द एसिडिटी। डोनेटिंग ग्रुप क्या करते थे? याद करो, डी से डोनेटिंग, डी से डिक्रीज। डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं? डिक्रीज। अगर मैं इसको विड्रॉइंग ग्रुप मानती हूँ तो ये क्या करता है? इंक्रीज। अब आपने 11th में पढ़ रखा होगा कि जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है ना वो ज्यादा पावरफुल है। इंडक्टिव क्या है? इंडक्टिव तो बस ये है कि उसने वही जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो शेयर कर रखे हैं वो अपने हल्के से खींच लेने हैं। रेजोनेंस इज लाइक पूरा लोन पेयर देना, है ना। तो अक्सर क्या होता है कि रेजोनेंस इफेक्ट को ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो अगर हम रेजोनेंस इफेक्ट के हिसाब से देखते हैं तो ये डोनेटिंग ग्रुप बन रहा था, इसको डिक्रीज करनी चाहिए थी। बट हैलोजन के केस में उल्टा है। इट इज द ओनली हैलोजेंस जिनके केस में इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस को ओवर पार कर जाता है। क्यों? क्योंकि जो हैलोजेंस है ये पूरे पीरियोडिक टेबल के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये इतने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कि ये पूरे के पूरे सिग्मा इलेक्ट्रॉन को भी इतना खींच लेते हैं
सिग्मा इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ इतना खींच लेते हैं कि रेजोनेंस की वजह से उतना डोनेट नहीं कर पा रहे होते जितना ही खींच लेते हैं। तो तुमने आंसर में ये लिखना था कि हैलोजेंस इन स्पाइट ऑफ शोइंग प्लस आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। हमने हैलोजेंस को डीएक्टिवेटिंग ग्रुप माना गया है, हालांकि ये लोन पेयर देते हैं बिकॉज apart from plus r they show minus I and it has been seen कि जो minus I इफेक्ट हैलोजेंस का है वो प्लस आर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हम इसको माइनस आई इफेक्ट को ज्यादा स्ट्रॉन्ग मान रहे हैं तो मतलब ये विड्रॉइंग कैटेगरी में आ गए। विड्रॉइंग की वजह से ये क्या करेंगे, इंक्रीज। डोनेटिंग होते तो क्या करते, डी फॉर डोनेटिंग, डी फॉर, बट अब ये कौन से माने जा रहे हैं, विड्रॉइंग से क्या कर रहे हैं, इंक्रीज। तो एक बात तो पक्का थी कि ऑर्थो मेटा पैरा पे अगर हैलोजन लग गया ये तीनों की एसिडिटी फिनोल से तो ज्यादा होगी, नॉर्मल फिनोल से तो क्या होगी। अब क्वेश्चन उठता है कि मैम ऑर्थो मेटा पैरा में से सबसे आगे किसको लगाएं, ठीक है। तो अब मेरा आंसर ये है कि हम इनको इंक्रीज किस वजह से कर रहे हैं, इनके इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। किसकी वजह से कर रहे हैं, और मैंने आपको 11th में जब इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विद द डिस्टेंस, मतलब जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो उसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कम हो जाता है। यानी कि उस हिसाब से अगर क्लोरीन ऑर्थो पे लगा है तो वो ज्यादा पास है OH के, तो अपना माइनस आई इफेक्ट मेटा से पैरा से भी। तो इसमें ऑर्डर जो नॉर्मल विड्रॉइंग का ऑर्डर होता था POM, जो नॉर्मल विड्रॉइंग का ऑर्डर होता था PO, वो यहाँ पे लागू नहीं होगा क्योंकि वो नॉर्मल विड्रॉइंग के ऑर्डर में तो हम ये देखते थे ना कि पैरा और ऑर्थो पे मेटा से ज्यादा होता है, और फिर पैरा और ऑर्थो में भी सबसे आगे कौन हो गया था, पैरा वाला, क्योंकि ऑर्थो वाला बिजी हो गया था इन शोइंग हाइड्रोजन। तो उसको यहाँ नहीं लगाना। हैलोजन का स्पेशल केस याद कर लो कि हैलोजन में अगर हैलोजन ऑर्थो पे लगा होगा इसकी एसिडिटी मेटा वाले से ज्यादा होगी, मेटा वाले की पैरा वाले से ज्यादा होगी, और फिनोल की लीस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर ये है बिकॉज हैलोजेंस आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ड्यू टू माइनस आई, एंड माइनस आई डिक्रीजेस विद द डिस्टेंस, एंड माइनस आई डिक्रीजेस विद द डिस्टेंस। तो जाहिर सी बात है कि अगर ऑर्थो वाला OH के पास है तो वो ज्यादा खींचेगा एज कंपेयर टू मेटा, एज कंपेयर टू, क्लियर है। नॉर्मल विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं तो ऑर्डर क्या रहता है POM, पैरा, ऑर्थो और अगर रिलीजिंग ग्रुप होते हैं तो ऑर्डर क्या था MPO, रिलीजिंग ग्रुप थे तो ऑर्डर क्या था MP। हैलोजेंस का डिफरेंट केस मैंने करवाया है बिकॉज ये प्लस आर की वजह से डोनेटिंग भी थे, माइनस आई की वजह से विड्रॉइंग भी थे, बट इनका माइनस आई किसको ओवर पार कर गया था, प्लस आर को। तो हमने इसको ओवरऑल विड्रॉइंग माना। विड्रॉइंग इंक्रीज करते हैं तो ऑर्थो मेटा पैरा सबसे आगे ही आना था, लेकिन ऑर्डर क्या बन गया OMP, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ डिक्रीज करता है तो ऑर्थो जो कि ज्यादा पास है वो ज्यादा इंक्रीज करेगा, ठीक है। अच्छा अब ये तो हो गया अकेला अगर आपने एक ही हैलोजन ऑर्थो मेटा पैरा पे लगाया। अगर मैं ऑर्थो पे अलग अलग हैलोजन लगाऊं, एक बार मैंने फ्लोरीन लगा दिया, एक बार मैंने क्लोरीन लगा दिया, एक बार मैंने ब्रोमीन लगा दिया, एक बार मैंने आयोडीन, तो सबसे ज्यादा कौन एसिडिटी बढ़ाएगा, क्लोरीन बढ़ाएगा। अगर मैंने ऑर्थो पे एक बार फ्लोरीन लगाया, फ्लोरोफिनोल, एक बार मैंने क्लोरो लगाया, एक बार मैंने, अब मैं मेटा मुटा नहीं एक ही पे लगा रही हूं, ब्रोमो लगाया, क्योंकि डिफरेंट हैलोजेंस केस 2, अगर मैंने डिफरेंट हैलोजन लगाए हैं तो तुम खुद बोल रहे हो कि मैम ये ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा फ्लोरो का बनता है, क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। खींच तो क्लोरीन भी रहा है, खींच तो ब्रोमीन भी रहा है, खींच तो आयोडीन भी रहा है, जितना फ्लोरीन खींचेगा और उतना कोई नहीं खींच सकता, बिकॉज माइनस आई इफेक्ट ही देख रहे हैं तो माइनस आई इफेक्ट फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है। बट गाइज हियर यू आर रॉन्ग, बाय बिकॉज जब आप ऑर्थोफिनोल को सबसे आगे रख रहे हो ये सोच के कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाँ यस करण इज राइट, H और F के बीच में क्या बनती है, अगर आप ऑर्थो पे क्लोरीन लगाओगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी, ब्रोमीन लगाओगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी, आयोडीन लगोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। फ्लोरीन के लगते ही फ्लोरीन ठीक है ज्यादा खींचेगा, बट फ्लोरीन तो बिजी हो गया OH के साथ क्या दिखाने में, हाइड्रोजन, तो फिनोल का OH H पॉजिटिव रिलीज ही नहीं कर पाएगा,
वो क्यों एसिडिक था? क्योंकि एच एफ के साथ, क्योंकि वो एच पॉजिटिव रिलीज कर रहा था, बट अब तो उसका एच फ्लोरीन के साथ क्या दिखाने लगा? तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, बट उसके बावजूद भी ये लीस्ट एसिडिक हो जाएगा। तो जो आपका ऑर्डर प्रिडिक्ट था वो बाकी सही है, सबसे आगे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेकिन फ्लोरीन को लास्ट में जाना पड़ेगा, बिकॉज फ्लोरोफिनोल, in fluorophenol F starts showing hydrogen bonding with OH। समझ आ रही है मेरी बात? ये भी लिख लो, ये भी केस आपको पता होना चाहिए। सो विद दिस वी कंप्लीट विद द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल एंड बिलीव वी हैव कवर्ड ऑल द एनालिसिस। बस आपको रिवाइज करने की जरूरत है, कौन डोनेटिंग ग्रुप है, कौन विड्रॉइंग ग्रुप है। डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज करते हैं, विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और अगर हेलोजन है, हेलोजन इन स्पाइट एक क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई हेलोजन आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। हेलोजन तो अपने लोन पर देते हैं, तो उनको तो एक्टिवेटिंग होना चाहिए, बट उनको क्या माना गया है? क्योंकि वो प्लस आर की के अलावा वो कौन सा इफेक्ट शो कर रहे हैं? माइनस, और माइनस आई इफेक्ट हेलोजन का प्लस आर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इतना वो डोनेट नहीं करते जितना वो क्या कर लेते हैं, बेंजीन से विड्रॉ कर लेते हैं। सो दे हैव बीन कंसीडर्ड एज डीएक्टिवेटिंग। ये आता है क्वेश्चन, पता नहीं बहुत बार मैंने देखा है कि हेलोजन, हाँ पहले ये वाला हेलोजन्स वाला लिख लो, comparison of, so with this we complete with the first chemical property of alcohol and phenol, which we have taken almost 3 days, but I told you that this is the only property that's gonna take time। अब बाकी जो आधा घंटा बचा है इसमें मैं सारी खत्म करा दूंगी, क्योंकि वो एक एक लाइन की है। इसमें हमने अल्कोहल को पहले वाटर से कंपेयर किया, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, फिर फिनोल से कंपेयर किया, फिर सब्स्टिट्यूएंट लगाए, कभी विड्रॉइंग कभी डोनेटिंग। सो जाहिर सी बात है, सो मच ऑफ एनालिसिस। किसके बाद? एन Cl is electron withdrawing group due to minus I, and minus I decreases with distance.
रिटर्न done. So with this we complete with the first chemical property of alcohols, in which we saw that why alcohols are acidic. Then comparison we did it with water, then 1 degree, 2 degree, 2 degree, 3 degree. Then we compared it with phenol won. Phenol का आपस में comparison किया. Now let's finish the other chemical properties. The second chemical property shown by alcohols is a small reaction which is known as esterification. ये देखा गया है कि अगर हम alcohols को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो अल्कोहल अपना H देता है, कार्बोक्सिलिक अपना OH देता है और पीछे से वाटर उड़ जाता है और दोनों कंबाइन करके एस्टर्स बनाते हैं. एस्टर्स का फॉर्मूला क्या था? RCOO. देखो जरा रिएक्शन फिर समझ आएगी. अल्कोहल्स को जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, अल्कोहल्स का फॉर्मूला क्या होता है? OH, कार्बोक्सिलिक एसिड का COO. तो क्या होगा कि अल्कोहल्स अपना H देंगे, कार्बोक्सिलिक अपना OH, वाटर उड़ जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालेंगे. तो पीछे से क्या बन रहा है? RCOOR. RCOOR is the formula of esters which are sweet smelling substances. Esters क्या होते हैं? परफ्यूम लगाते हो? एस्टर्स परफ्यूम्स बनाने में काम आते हैं बिकॉज इनकी बहुत स्वीट स्मेल होती है. सो दिस रिएक्शन इज एस्टेरिफिकेशन क्योंकि इसमें एस्टर बन रहे हैं. क्या बन रहे हैं? अल्कोहल्स जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सिंपल सी रिएक्शन है. कार्बोक्सिलिक एसिड OH देंगे, अल्कोहल H देंगे, वाटर बना के उड़ जाएगा. एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल देखना चाहते हो? ये जनरल रिएक्शन है. वो पर्टिकुलर एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो मैंने मिथेनॉल ले लिया. मिथेनॉल एक कार्बन वाला अल्कोहल और इथेनोइक एसिड ले ली, 2 कार्बन वाली एसिड. तो व्हाट हैपेंड? इसने H दिया, इसने OH दिया. अगर हाँ आप रिएक्शन में कैटलिस्ट HCl डालोगे तो इस रिएक्शन का नाम थोड़ा सा मोल्ड हो जाएगा. पहले 1 मिनट रिएक्शन लिख लो. सो व्हाट हैपेंड? इसने OH दिया, इसने H दिया, तो पीछे से क्या बन गया? CH3COOR. जब भी CH3COO के बाद R मतलब कोई अल्काइल ग्रुप होता है तो ये एस्टर्स होते हैं. इनका नाम कैसे लिखते हैं? CH3COO में ये वाला इसका नाम सबसे पहले आएगा. CH3COO में ये कौन सा अल्काइल है? एक कार्बन वाला CH3 का नाम क्या होता है? मिथाइल. CH3 का नाम क्या होता है? तो सबसे पहले मिथाइल आएगा. अदरवाइज इसमें कितने कार्बन है? 2. इथेन, पीछे क्या लगता है एस्टर्स के? O8. तो इसका नाम क्या बन गया? मिथाइल इथेनोएट. तो आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है मिथाइल इथेनोएट विच इज नथिंग बट एन एस्टर. और इस रिएक्शन का नाम फिशर-स्पियर एस्टेरिफिकेशन है. फिशर-स्पियर एस्टेरिफिकेशन if HCl catalyst is used. अगर आप एस्टेरिफिकेशन में HCl catalyst यूज करते हो तो उसका नेम बदल के क्या हो जाता है? फिशर-स्पियर एस्टेरिफिकेशन. तो दिस वाज द सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी. क्विकली यू कैन राइट एंड इट्स डन. पहली केमिकल प्रॉपर्टी को कितना टाइम लगा था? इट्स वाज टाइम कंज्यूमिंग. अगली केमिकल प्रॉपर्टीज सिर्फ रिएक्शंस हैं.
सेकेंड रिएक्शन कौन सी है बोलो? एस्टेरिफिकेशन. व्हाट इज एस्टेरिफिकेशन? अल्कोहल्स ऑन रिएक्टिंग विद कार्बोक्सिलिक एसिड लूज अ वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म sweet smelling substances RCOO R, which is esters, and this reaction is known as esterification. But particularly अगर आप H2SO4 की जगह what catalyst you are going to use, then this reaction is known as Fischer-Tropsch esterification. Okay, so write it fast. ठीक है, आगे बहुत अच्छी अच्छी नेम्ड रिएक्शंस आने वाली हैं जिनकी एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. हाँ, वैसे तो कैटलिस्ट H2SO4 ही डालते हैं, बट वो ये कह रहे हैं कि अगर पर्टिकुलरली आप HCl डालोगे तो वो नॉर्मल एस्टेरिफिकेशन की जगह उसका नाम क्या बन जाएगा. तो अगर आपको पर्टिकुलरली फिशर-ट्रोप्श एस्टेरिफिकेशन आएगी तो आपने एरो के ऊपर HCl डालना है. अगर नॉर्मल एस्टेरिफिकेशन आएगी तो आप HCl भी डाल सकते हो, H2SO4 भी डाल सकते हो, दैट इज अप टू यू. करवाऊं नेक्स्ट रिएक्शन? क्विकली नोटेड डाउन. ये मैं घर से भी दे सकती हूँ लिखने के लिए, बट अगर आप साथ साथ लिखोगे हाउ रिएक्शन इज हैपनिंग, हाउ वाटर इज बीइंग लूज, यू नो हाउ आई एम राइटिंग द नेम, आपकी प्रैक्टिस होगी. ऑर्गेनिक्स कैन नॉट बी मास्टर्ड विदाउट रिटन प्रैक्टिस. जितनी आप रिएक्शंस लिख लिख के याद करोगे, योर माइंड विल वर्क लाइक दैट. अदरवाइज वहाँ पे जाके ब्लैंक हो जाओगे, बिकॉज ऑल द रिएक्शंस गेट्स मिक्सड अप एंड यू गेट कंफ्यूज, राइट. लॉजिक्स बना के याद करोगे, जैसे अभी मैंने बताया था कि डोनेटिंग है तो डी से डोनेटिंग, डी से, क्योंकि वहाँ पे भूल जाओगे. लेकिन अगर कुछ कुछ आपने अपने माइंड में खुद की हिंट्स बना रखी होंगी तो आप एटलीस्ट रॉन्ग नहीं करोगे, चाहे आपको रीजन नहीं भी उस टाइम क्लिक किया, राइट. आगे चलें. द थर्ड रिएक्शन इज शोन बाय अल्कोहल्स एंड फिनोल्स इज रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड्स. पहले देख लेना फिर लिखना. गाइस, एसिड क्लोराइड्स क्या होते हैं? किसी को फॉर्मूला पता है? एसिड क्लोराइड्स होते हैं जिसमें कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O के साथ Cl लग जाए. वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? COOH, पर यहाँ पे OH की जगह पे कौन लग चुका है? Cl. इनको हम एसिड क्लोराइड बोलते हैं. अब एसिड क्लोराइड के साथ जब अल्कोहल्स की रिएक्शन करेंगे तो क्या ही होगा? यू कैन प्रिडिक्ट. एसिड क्लोराइड Cl देगा, अल्कोहल H देंगे, तब भी पीछे से देखो एस्टर ही बन रहा है. बट इस रिएक्शन को हम एस्टेरिफिकेशन नहीं बोल सकते, क्योंकि चाहे इसमें भी RCOOR ही बना है, बट एस्टेरिफिकेशन उस रिएक्शन का नाम होता है जिसमें अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं. तो मैं वही बोल रही हूँ कि एसिड क्लोराइड में भी बने एस्टर ही, क्योंकि एसिड क्लोराइड ने Cl दिया और अल्कोहल ने क्या दिया? H. HCl उड़ेगा तो ऑब्वियसली पीछे से आपको दिख ही रहा है RCOOR ही बनेगा. बट दिस इज नॉट द एस्टेरिफिकेशन और इसका कोई रिएक्शन का नेम भी नहीं है. इट्स जस्ट दैट अ पार्ट ऑफ द रिएक्शन. ऐसे ही कुछ एसिड एनहाइड्राइड्स होते हैं जिनका फॉर्मूला ऐसे रहता था RCOO. इनको एसिड एनहाइड्राइड्स बोलते थे, क्योंकि जब दो एसिड्स कंबाइन होते हैं तो दो एसिड्स में से जब वाटर लूज हो जाता है, जैसे RCOH, दोनों एसिड्स को ही आपस में रिएक्ट करवा दो तो दे विल लूज अ वाटर, क्योंकि एक COH OH देगा, एक COH H देगा, तो पीछे से RCO O से कंबाइन हो जाते हैं. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर और नॉट, बट ये एसिड एनहाइड्राइड्स होते हैं. इनके साथ भी अगर हमारे अल्कोहल्स रिएक्ट करेंगे तो देखो क्या होगा. हमने अल्कोहल्स डाले, अल्कोहल्स तो H देते हैं, इसका H RCOO को लेके चला गया, RCOO, तो एक तो एसिड बन गया और पीछे से इस RCO ने OR ले लिया, तो इसमें भी एक एस्टर बन रहा है. तो जब हमने एसिड क्लोराइड्स के साथ रिएक्ट करवाया तो एस्टर्स बने, ए रिएक्शन. जब एसिड एनहाइड्राइड्स के साथ रिएक्ट करवाया तो एक RCOH लेके एसिड बना के चला गया, एक RCO ने OR लेके एस्टर बना दिया. तो ये दोनों रिएक्शन का कोई पर्टिकुलरली नेम्ड रिएक्शन नहीं है, तो इसके आने के चांसेस कोई खास नहीं है. बस आपको पता होना चाहिए कि अगर कंप्लीट द रिएक्शन आ गया
और वहां पे आपको एसिड क्लोराइड बना हुआ दिख गया, तो आपने कैसे रिएक्शन को प्रोसीड करना है, वो Cl दे देगा, वो एसिड क्लोराइड क्या दे देगा, Cl, और अल्कोहल क्या दे देगा सांची, है ना। HCl रिमूव हो जाएगा तो पीछे से RCO को किसके साथ कंबाइन कर दोगे, OR। तो मतलब दिस रिएक्शन इज नॉट लाइक सो इम्पोर्टेंट बिकॉज ना तो इसका कोई नेम है, बट यू कैन नोट इट डाउन। जैसे एग्जाम्पल CH3COCl, तो ये कौन सा एसिड क्लोराइड है, इसको एसिटाइल क्लोराइड बोलते हैं, कॉमन नेम। तो जब हमने इसको अल्कोहल के साथ, मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाया तो इसने HCl दिया, पीछे से मिथाइल इथेनोएट। तो कल को अगर आपको कन्वर्जन की फॉर्म में क्वेश्चन आ गया कि कन्वर्ट एसिटाइल क्लोराइड टू मिथाइल इथेनोएट, अब आधी जनता को तो पता ही नहीं होगा कि एसिटाइल क्लोराइड क्या है, तो यू शुड नो कि एसिटाइल क्लोराइड इज 2 कार्बन वाला एसिड क्लोराइड, वही एसिड क्लोराइड जिसमें आप CH3 ले लेते हो, पर्टिकुलरली 2 कार्बन वाला एसिड क्लोराइड का कॉमन नेम क्या होता है, एसिटाइल। हाँ, और उसको मिथेनॉल, मिथाइल इथेनोइड एस्टर में कन्वर्ट करना है तो डेफिनेटली आपको मिथाइल लेके आना है, तो आपको मिथाइल, तो ऐसी कन्वर्जन में आपको फिर ये क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है। हाँ, वो तो आएगा ही आएगा साथ में। हाँ, तो आएगी तो कर लेंगे। बताते ठीक है, लिख ली सबने। Yajat, do you think that organics can be mastered by talking and just chilling? तो ध्यान तो 100% लिख ली रिएक्शन। अब एसिटाइल क्लोराइड क्या था, CH3C डबल बॉन्ड हो, और ये क्यों फिनोल के साथ रिएक्ट, अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहा था, क्योंकि उसके अंदर H था। अगर उसके अंदर Cl था तो सामने वाली पार्टी के पास क्या था, H। तो ऐसे तो फिनोल के पास भी H है, मतलब अगर मैं इसी एसिटाइल क्लोराइड को CH3C डबल बॉन्ड हो Cl को फिनोल के साथ रिएक्ट करवाऊं तो क्या तुम्हारे हिसाब से रिएक्शन होगी, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये Cl देगा, वो क्या दे देगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो रिएक्शंस अल्कोहल दे रहे हैं वो फिनोल भी तो दे ही सकते हैं। इफ एसिटाइल क्लोराइड इज reacting with alcohol it can react with phenol also because मैकेनिज्म तो सेम ही है, उसमें उसका ClH लेके जा रहा था, इसमें इसका ClH लेके जाएगा। इस एस्टर का नाम बता सकते हो, CH3COOR, पहले R का नाम लिखते हैं, ये R क्या है, बेंजीन जब साइड चेन बनता है तो क्या बनता है, फिनाइल। तो पहले बेंजीन का नाम फिनाइल, उसके बाद 2 कार्बन है इथेनोएट, वो मिथाइल इथेनोएट था, ये फिनाइल इथेनोएट। अब कल को पेपर में क्वेश्चन आया कि कन्वर्ट एसिटाइल क्लोराइड टू फिनाइल इथेनोएट, तो फिनाइल वर्ड सुनते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं मुझे एसिटाइल क्लोराइड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं करना, फिनोल के साथ करना है, क्योंकि जो मुझे प्रोडक्ट में बनाना है वो फिनाइल इथेनोएट, एस्टर तो बनाना है बट फिनाइल वाला। तो फिनाइल को लाने के लिए रिएक्टेंट में भी तो फिनाइल होना चाहिए, फिनाइल तभी होगा हम फिनोल लेंगे। अगर मैंने मिथाइल अल्कोहल ले लिया तो मिथाइल आएगा। तो यू नो दैट इज हाउ योर माइंड स्टार्ट वर्किंग कि मुझे कहां से कहां जाना है। मुझे एसिटाइल क्लोराइड से मिथाइल इथेनोएट पे जाना तो मैं मिथाइल अल्कोहल से रिएक्ट करूंगी। अगर मुझे उसी एसिटाइल क्लोराइड से फिनाइल इथेनोएट बनाना है तो मुझे रिएक्ट भी किसी चीज के साथ करना पड़ेगा जिसमें फिनाइल हो। फिनाइल किसमें होगा, फिनोल में। So you know that is how your mind will start working। तो रिएक्शन तो अल्कोहल भी दिखाता है, फिनोल भी दिखाता है, बट मैं अल्कोहल के साथ करूंगी या फिनोल के साथ करूंगी दैट डिपेंड्स कि मुझे प्रोडक्ट में क्या बनाना है। क्या मुझे मिथाइल इथेनोएट बनाना है या मुझे क्या बनाना है,
फिनाइल इथेनॉइड बनाना है तो ऑफ कोर्स हमें पहले ही उसको एक ऐसी चीज के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा ना जिसमें क्या हो, फिनाइल। और फिनाइल मिथाइल अल्कोहल में तो नहीं हो सकता, बट फिनाइल किस में हो सकता है, फिनोल में। सो यू नो व्हेन पीपल स्टार्ट सेइंग मी एट द एंड ऑफ द ऑर्गेनिक्स कि मैम कन्वर्जन करा दो, तो जिन्होंने बेसिक्स ही नहीं पढ़ रखे उसको मैं बोलूंगी कि एसिटाइल क्लोराइड को फिनोल के साथ रिएक्ट करवा दे, वो कहेगा क्यों। लेकिन जिसने अंडरस्टैंडिंग कर रखी है कि मुझे जहां से जहां जाना है वहां तक पहुंचने के लिए ही मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं ऐसा क्या रिएक्टेंट डालूं कि उससे मेरे को वो प्रोडक्ट मिल जाए, ठीक है। अब वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज, जब आप इस फिनोल को सारे बोर्ड पे देखना एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवा रहे थे तो क्या हो रहा था, एसिटाइल क्लोराइड क्या दे रहा था और फिनोल क्या दे रहा था, और पीछे से CH3COOR एस्टर ही बन रहे थे। अगर मैं इसी फिनोल को सारे बोर्ड पे देखना एसिटाइल क्लोराइड की जगह बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाऊं ना, आप कहोगे कि मैम अब एसिटाइल क्लोराइड चल रहा था, व्हाट इज बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड कुछ खास नहीं है, एसिटाइल क्लोराइड था CH3COCl, एसिटाइल क्लोराइड क्या था, 2 कार्बन वाला CH3CO, बट अब मैं CH3 की जगह अगर बेंजीन ले लूं तो बेंजोइल क्लोराइड, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द एसिड क्लोराइड, बट उसका नाम बेंजोइल पड़ गया क्योंकि आपने बेंजोइल क्लोराइड में आप CH3 लेने की जगह एक बेंजीन ले रहे हो। सो व्हाट, रिएक्शन तो वैसे ही होगी, बेंजोइल क्लोराइड वाला Cl देगा, फिनोल H देगा, रिएक्शन को होने का तरीका तो नहीं बदला, बट इसमें दो बेंजीन आ जाएंगी। दो क्यों आ जाएंगी, क्योंकि फिनोल वाली बेंजीन जो एज फिनाइल एक्ट कर रही थी वो तो आएगी। अब जो एसिड क्लोराइड है उसमें भी क्या पड़ी है, तो इस एस्टर का नाम क्या होगा, फिनाइल बेंजोएट। एक बेंजीन को तो आप एज ए साइड चेन ट्रीट करोगे जिसका नाम क्या आएगा, फिनाइल, और ये वाली बेंजीन जो एस्टर ग्रुप के साथ जुड़ी हुई है इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजोएट। तो ये रिएक्शन कुछ खास नहीं है, बट इसका नेम है शॉर्टन-बॉर्मन रिएक्शन, विच इज वन ऑफ द वेरी वेरी फेमस नेम्ड रिएक्शन ऑफ द अल्कोहल फिनोल ईथर। आपको नेम्ड रिएक्शन लिखनी आ सकती है आपके जो एक अपकमिंग एग्जाम है कि राइट शॉर्टन-बॉर्मन रिएक्शन। तो जब आपको शॉर्टन-बॉर्मन रिएक्शन आए तो आपको याद आ जाना चाहिए कि ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन फिनोल की है, अल्कोहल की नहीं है, किसकी है, फिनोल की। और फिनोल को हमें नॉर्मल एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट नहीं करना था, हमें किसके साथ रिएक्ट करना था, बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड कौन सा एसिड क्लोराइड होता है, जिसमें पहले ही बेंजीन होती है, और फिनोल में भी बेंजीन है। तो बेंजोइल क्लोराइड का Cl देगा, फिनोल का H देगा, तो पीछे से बेंजीन COOR, यानी कि पहले भी बेंजीन होगी बाद में भी बेंजीन होगी, बट दोनों में फर्क है। ये वाली बेंजीन को एज ए साइड चेन ट्रीट किया जाएगा तो इसका नाम आगे आएगा एज अ फिनाइल, और ये बेंजीन जो COO एस्टर के साथ कनेक्टेड है उसके नाम के पीछे क्या आएगा, OH, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, फिनाइल बेंजो, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शंस खत्म हो गई थर्ड कैटेगरी की। एक बार मैं सारा ओवरव्यू कराऊंगी, बट एक बार पहले शॉर्टन-बॉर्मन रिएक्शन लिख लो एंड गो होम टुडे एंड राइट शॉर्टन-बॉर्मन रिएक्शन एट लीस्ट 5 times, बिकॉज यू नो योर अपकमिंग एग्जाम इन सितंबर विल नॉट बी सो टफ, क्योंकि अभी जस्ट आपको करवाया ही है ना, तो आपको ज्यादा चांसेस है नेम रिएक्शंस आएंगी, या जो मैंने अल्कोहल के रीजनिंग क्वेश्चन करवाए हैं, व्हाई इट इज मोर एसिडिक, व्हाई इट इज लेस एसिडिक। तो अगर आप बेसिक भी पढ़ जाओगे ना, जो मैं आपको बता रही हूँ, तब भी आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। सो डोंट गो एंड रीड NCERT क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जस्ट गो विद द नोट्स, कि जो नोट्स में मैं चीजें बता रही हूँ, जो नेम्ड रिएक्शन बता रही हूँ, जो एनालिसिस वाले क्वेश्चन करवा रही हूँ, उन्हीं को ढंग से कर लो एंड डू द रिटन प्रैक्टिस। जितनी रिटन प्रैक्टिस करोगे, मैं कहती हूँ एक क्वेश्चन को 10-10 बार लिख के करो। एंड आई टेल यू विद माई एक्सपीरियंस कि मैं तो चाहे थ्योरी होती थी चाहे न्यूमेरिकल्स होते थे, आई ऑलवेज गो विद द रिटन प्रैक्टिस एंड आई हैव सीन द डिफरेंस इन माई मार्क्स एंड यू विल ऑल्सो सी। But for that you have to just fill the notebooks with just written practice and written practice, and that is how you can master. So shorten-Bowman reaction done. एक बार रिवाइज कर लो। सेकेंड रिएक्शन दैट वी डिड वाज एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन कुछ नहीं था, हमने अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया था, जो कि हम 10th तक भी पढ़ चुके हैं कि अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर रिमूव करते हैं और पीछे से RCOOR
RCOOR इज द फॉर्मूला ऑफ एस्टर। तो एस्टर्स बन रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इस रिएक्शन का नाम क्या पड़ गया, एस्टेरिफिकेशन। फिर हमने एक पर्टिकुलर रिएक्शन ली, पर्टिकुलर मतलब ROH की जगह हमने कौन सा अल्कोहल लिया, CH3, एक कार्बन वाला मिथाइल अल्कोहल, या इसका IUPAC नेम क्या होता है, एंड वी रिएक्टेड इट विद 2 कार्बन वाली कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज इथेनोइक। तो इथेनोइक एसिड ने क्या दिया, OH, इसने क्या दिया, ये दोनों क्या बना के उड़ गए, वाटर। ठीक है, और अगर हम पर्टिकुलरली H2SO4 की जगह कौन सा कैटलिस्ट यूज करेंगे, तो इस रिएक्शन का नेम क्या होता है, फिशर-स्पियर। ठीक है, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी आई एसिड क्लोराइड के साथ। एसिड क्लोराइड पहले तो होते क्या, एसिड क्लोराइड होते हैं जब RC डबल बॉन्ड O के साथ Cl लग जाए, क्या लग जाए, तो देगा वो रिएक्शन, वो भी वैसे ही करेगा कि अल्कोहल H देंगे, ये Cl देगा, तो पीछे से RCOOR। बट इस रिएक्शन को एसिटाइलेशन बोलेंगे, एस्टेरिफिकेशन नहीं बोलेंगे, चाहे प्रोडक्ट में एस्टर ही बन रहा है, बिकॉज एस्टेरिफिकेशन तो उस रिएक्शन को बोला जाता है जब अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करें। यहाँ पे तो वो किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, एसिड क्लोराइड के साथ। अब हमने एसिड क्लोराइड भी डिफरेंट डिफरेंट लिए, जैसे हमने एसिटाइल क्लोराइड ले लिया ना, डिफरेंस समझो। एसिड क्लोराइड होता है जनरल कि मैं कोई भी आग ले लूं, लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली क्या ले लेते हो, मिथाइल, तो टोटल 2 कार्बन वाले एसिड क्लोराइड को क्या बोला जाता है। कल को आपको एसिटाइल क्लोराइड और एसिड क्लोराइड में डिफरेंस ही नहीं पता होता बच्चों को। एसिड क्लोराइड इज द जनरल नेम गिवन टू एनी एसिड क्लोराइड, दैट मींस R कुछ भी हो, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, तो हम RC डबल बॉन्ड और Cl को एसिड बोल देते हैं। बट मैं ये बोलूं कि अगर पर्टिकुलरली R क्या ले लिया जाए, CH3, तो टोटल कितने कार्बन आ गए, एक तो CH3 का और एक C डबल बॉन्ड होगा, तो 2 कार्बन वाले एसिड क्लोराइड को क्या बोला जाता है। तो कल को आपको कन्वर्जन आएंगी ना, कन्वर्ट एसिटाइल क्लोराइड, सो मेनी ऑफ यू विल नॉट बी नोइंग कि एसिटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, बट जो आज मेरा लेक्चर सुन रहे हैं ध्यान से, उनको याद रहेगा कि एसिड क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड वो एसिड क्लोराइड था जिसमें टोटल 2 कार्बन थे, तो उसको एकदम से स्ट्रक्चर याद आ जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, क्योंकि टोटल 2 C लेने हैं, तो एक C तो C डबल बॉन्ड O वाला हो गया, तो एक साइड में क्या रख लो, मिथाइल। एंड I tell you acetyl chloride so many of times I've seen in the conversion, but बच्चे conversion तो क्या ही करेंगे, they don't even recall कि acetyl chloride क्या है ना, रिएक्शन तो हो ही जाएगी, acetyl chloride Cl देगा, ये H देगा, पीछे से CH3 COOR। ऐसे करते करते हम आ गए बेंजोइल क्लोराइड में। किस पे आ गए, ना एसिटाइल में CH3 रखते थे, बेंजोइल में क्या रखेंगे, बेंजीन। एसिटाइल में C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 रखते थे, नाम ही बता रहा है कि बेंजोइल में क्या रखेंगे, रिएक्शन तो वैसे ही होगी, बेंजोइल क्लोराइड क्या देगा, Cl, फिनोल क्या देगा, HCl उड़ जाएगा, पीछे से बनने वाले एस्टर में इधर भी बेंजीन होगा, इधर भी, यू कैन सी, और फिनाइल बेंजोएट इसका नाम है, बट इस रिएक्शन का नाम क्या है, शॉर्टन-बॉर्मन। So when you write Schotten-Baumann reaction 5 times, you will remember कि reaction of phenol with benzoyl chloride is nothing. It is also known as benzoylation. इसको आप benzoylation भी कह सकते हो, क्योंकि benzoylation जैसे उसमें एसिटाइल आ रहा था, इसमें कौन आ रहा है, benzoyl, बट इसका पर्टिकुलर नेम क्या है, Schotten-Baumann. So Schotten-Baumann reaction is nothing but it is benzoylation of phenol. It is. So from Monday we will continue with the chapter, ठीक है। बट जिनको ये लग रहा है कि एग्जाम के पास पास ये चैप्टर फिनिश हो रहा है, व्हेन वी विल रिवाइज, तो उसकी एक ही ट्रिक है, रिवाइज डेली का, ताकि अगर हमारा 4 दिन बाद चैप्टर खत्म हो तो 4 दिन के बाद आपको देखो, वी आर डूइंग इट स्लो, बाय, बिकॉज हमने यही डिसाइड किया था कि 10 to 20% छूट जाए, लेकिन एटलीस्ट जो करें मैं, वो जो सारी एनालिसिस थी वो तीनों मैम ने नहीं करवाई हैं या स्कूल्स में नहीं हुई हैं, तो मैं छुड़वा भी सकती थी, बट मैं आपको बोर्ड के परस्पेक्टिव से पढ़ा रही हूँ, है ना। अगर मैंने अब छुड़वा दी, फिर जब मैं दोबारा रिवाइज करवाऊंगी, आई विल नॉट बी एबल टू रिकॉल कि कौन सी हुई है कौन सी नहीं हुई। तो आई एम जस्ट टीचिंग यू लाइक द वे आई टीच, कि कंप्लीट, उस चक्कर में अगर 10-20% पेपर में रह भी गया, एटलीस्ट जो कर रहे हो उसको ढंग से करो। ऐसा तो नहीं है ना कि 13 मार्क्स का चैप्टर आ रहा है, 13 का ही मैं आपको 2-3 नंबर का छूट भी जाएगा, एटलीस्ट बाकी जो 10 नंबर का वो तो अच्छे से प्रिपेयर करो ना। तो अभी जस्ट उसको छोड़ दो कि जितना अल्कोहल फिनोल इतर हमारा क्लास में कवर हो जाएगा उतना कर जाएंगे, बाकी चैप्टर जो 100% हो रखे हैं ना, उनको तो अच्छे से करो। बंद करो।